हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हमारा 24 मार्च 2023 है। आज का जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो पीटी के स्तर पर या मेंस या इंटरव्यू। पीटी मेंस इंटरव्यू सारे को तो एक एक बारी बारी से कौन सा पीटी का होगा, कौन मेंस का है, कौन इंटरव्यू के लिए आपको इम्पोर्टेंट होगा वो के लिए को बताऊँगा। आपको उसको नोट कर सकते हैं। और कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले जो नोटिफिकेशन होंगे आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेंगे। और जो भी तैयारी करने वाले हैं, आपके करीबी हैं दोस्तों, उसको ज़रूर शेयर करें। और हमारे उसमें अभी जस्ट हम लोग का क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द। 26 तारीख से अगर बात करें तो ये 26 तारीख से प्री प्लस मेंस का 69 बीपीएससी का ये क्लास स्टार्ट हो रही है। फिर आगे मैं एक क्विज़ का आएगा, जो बीपीएससी दरोगा जो भी आगामी एग्जाम देंगे उसका एक क्विज़ का सेक्शन बनेगा। वो आपको दिन में वो बैच होगा, ये शाम में बैच है। प्री प्लस मेंस का जो बैच होगा ये पूरा जीएस फाउंडेशन बैच है ये। और प्री प्लस मेंस होगा ये। इसका टाइमिंग है 6:30 से 9 दोस्तों। फिर एक हमारी बैच एक बनेगी 9 से 10:30, जिसमें आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का टॉपिक्स दिया जाएगा, फिर उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये चीज़ें बता दिया। जो भी आपके करीबी हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो घर पे हैं, तो तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और उनको कंप्लीट कराई जाएगी और विशेष ध्यान दिया जाएगा सभी को। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक्स पर जाता हूँ। आज का इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो ये देखिए, ये टॉप इसको तो हालांकि हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकली इशू, लेकिन इसके बारे में समझना जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है। मामला चूँकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो उनको ये पूछा था कि इसकी समझ कितनी है, पॉलिटिकल्स के इशू लोग ध्यान देते हैं या किस अपने पढ़ने का चीज़ें क्या है, टॉपिक्स क्या है पढ़ने का। इसमें अगर बात करें तो ये मामला क्या है इसका। तो इस मामले की अगर हम जाएंगे तो 2019 की एक चुनाव रैली हुई थी, उसमें मोदी उपनाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने पर जो हमारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दोषी करार दिया और 2 साल की सजा सुनाई। ठीक है। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और सजा के अमल पर 30 दिनों तक रोक लगा दी ताकि वो फैसले को चुनौती दे सके। और क्या है, तो कारावास की सज़ा आगे है कि कारावास की जो सज़ा है, कारावास की सज़ा सुनाई जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थी। वह 7वां मामला है जिनको लेकर राहुल गांधी जमानत पर हैं। ये हो गया ये चीज़ें। आगे चलते हैं। अदालत ने क्या कहा है, अदालत की जो कहा है आपका कि राहुल अपने भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी और अनिल अंबानी तक सीमित कर सकते हैं। उन्होंने जानबूझ के ऐसा बयान दिया जो मोदी उपनाम व्यक्तियों को चोट पहुंचाया है। उन्होंने आपराधिक मानहानि की है। ये चीज़ें समझना जरूरी है। आप मानहानि के बारे में है ये चीज़ टॉपिक्स, इसको इंटरव्यू स्तर पे जाएगा। आगे ये देखें जाए, बहुत अच्छा टॉपिक्स है कि बिना चर्चा के विनियोग विधेयक व अनुदान मांग लोकसभा से पारित हो गया। समझेंगे तो आगामी जो ही वित्त वर्ष है हमारा 23-24 चल रहा है, 45 लाख करोड़ के बजटीय खर्च के लिए अनुदान मांग और संबंधित विनियोग विधेयक 2023 को गुरुवार को बिना किसी चर्चा के लोकसभा में पारित कर दिया गया। सुबह के स्थगन के बाद अगर बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे से शुरू हुआ और 15 मिनट से भी कम समय में कांग्रेस सदस्यों के शोर शराबे के बीच अनुदान मांग और विनियोग बिल को पारित करा लिया गया। इस दौरान जो है लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे और इसके बाद आम बजट भी पारित हो जाएगा। फिर आगे अगर बात करें, बजट सत्र के दूसरे चरण में शोर शराबे के चलते एक भी दिन कार्रवाई नहीं चल पाई है। इसे बजट पारित कराने के लिए सरकार को गिलोटिन का रास्ता अपनाना पड़ा। मतलब गिलोटिन होता क्या है, इसमें मैं अभी डिस्कस करता हूँ चीज़ें। गिलोटिन का वर्ड एक यूज किया जा रहा है यहाँ पे। गिलोटिन होता क्या है, किसे कहते हैं गिलोटिन, इसको आपको नोट्स करने की जरूरत है। हो सकता है ये पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। किसी विधेयक के सभी खंडों पर आवंटित समय के भीतर चर्चा नहीं हो पाती है। ऐसे में जिन खंडों पर चर्चा नहीं हो पाती उसे बिना चर्चा के ही मतदान कराकर पास कर लिया जाता है। इन्हीं को गिलोटिन कहते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक गिलोटिन एक यंत्र है जिसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था। इसमें एक धारदार ब्लेड होता है जिसका उपयोग अतीत में अपराधियों के सिर काटने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह कागज काटने वाले यंत्र के लिए भी गिलोटिन शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस चीज़ को समझ गए चीज़ें। आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका में बिजनेस या टूरिस्ट वीजा पर नौकरी के लिए कर सकेंगे आवेदन। मतलब अमेरिका में क्या हुआ है, एक बड़ी संख्या में छटनी के शिकार भारतीयों समेत विदेशियों के लिए एक राहत भरी खबर है।
अमेरिका ने घोषणा किया है, अमेरिका ने क्या एक घोषणा किया है कि बिजनेस या टूरिस्ट वीजा जो है B1 व B2 को पर जाने वाले लोग वहाँ नई नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। नई नौकरी से पहले संभावित कर्मियों को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने वीजा स्थगित स्थिति बदल ली है। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIM ने बुधवार को कई ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि सामान्यतया गैर अप्रवासी कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद इन विकल्पों के बारे में नहीं जानते हैं। वे समझते हैं कि 60 दिन की तय अनुग्रह अवधि में अमेरिका छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उसके लिए प्रस्ताव लाया गया है। तो इस बात को समझेंगे, आगे चलेंगे। टॉपिक है इस्लामिक त्यौहार मनाने में पाकिस्तान की नहीं बल्कि कश्मीर का चलेगा। इसमें अभी समझेंगे कि इस्लामिक त्यौहार मनाने में अब पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये कश्मीर का चले, क्योंकि कश्मीरियों ने अब अपनी अलग रुयत ये हिलाल की समिति बनाने का फैसला किया है। पहले कश्मीर में ईद, रमजान और अन्य इस्लामिक त्यौहार पाकिस्तान की रुयत ये हिलाल समिति के ऐलान के मुताबिक ही मनाए जाते रहे। इस बार अपनी समिति बनाने के अलावा रमजान में हजरत तवल दरगाह में होने वाली तराबी का केबल नेटवर्क और वक्फ बोर्ड के फेसबुक पेज पर प्रसारण भी होगा। अन्य ज़ियारत गाहों से भी क्रमानुसार तराबी के प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। CBI शक्तियों अधिकारों के लिए नए कानून की सिफारिश। मतलब कहा जा रहा है कि कई राज्यों द्वारा सिफारिशों की जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले जाने को रेखांकित करते हुए संसदीय समिति ने कहा है कि केंद्रीय जो जांच एजेंसी के है उसको संचालित करने के लिए वाले वर्तमान कानून की कई सीमाएं हैं और उसकी स्थिति, कार्य और शक्तियों को प्रभावित करने के लिए एक नए कानून की जरूरत है। CBI की स्थापना 1963 में की गई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम DSPI के द्वारा संचालित होता है। यह कानून द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खरीद एवं आपूर्ति से जुड़े घुसखोरी व भ्रष्टाचार मामलों की जांच के लिए 1941 में गठित विशेष पुलिस के कामकाज के रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। कार्मिक जन शिकायत कानून और न्याय पर विभाग से जुड़ी संसदीय समिति का यह कहना है कि DSPE एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक CBI को कोई भी जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी होती है और वर्तमान में 9 राज्य जो है समान सहमति वापस ले चुके हैं। समिति ने यह भी कहा है कि CBI में रिक्त पदों की जरूरी रफ्तार से नहीं भरा जा रहा है। साथ ही सिफारिश की जो रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का हर प्रयास करना चाहिए। CBI में स्वीकृत 7295 पदों में 1709 पद खाली हैं। हाल में संसद में पेश समिति की रिपोर्ट के मुताबिक समिति की राय है कि एग्जीक्यूटिव रैंक लॉ ऑफिसर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स के कैडर में रिक्तियों में निश्चित रूप से लंबित मामलों की संख्या बढ़ेगी, जांच की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। अब है कि कौन कौन सा राज्य वापस ले लिया है सामान्य सहमति, उसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 9 राज्य ने CBI जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले लिया। छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और बंगाल, ये सभी जो है वापस ले लिया है। लोकपाल ने अब तक एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया। मतलब एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक लोकपाल ने अब तक भ्रष्टाचार के आरोप में एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया है। लोकपाल का काम का संतोषजनक से भी बहुत ही कम है। समिति ने लोकपाल को एक अवरोधक के बजाय एक योग्य बनाने के वाले के तौर पर काम करने की नसीहत दी है। हाल ही में संसद में पेश की गई कार्मिक जन शिकायत कानून व न्याय मामलों की अस्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकपाल ने कुछ शिकायतों का निपटारा इस आधार पर कर दिया है कि वह निर्दिष्ट प्रारूप में नहीं है। समिति ने लोकपाल से कहा कि कुछ शिकायतों को खारिज नहीं करें। समिति ने पिछले साल मई में लोकपाल के अध्यक्ष के पद को नहीं भरे जाने पर मुद्दा भी उठाया था। साथ ही सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए अब तक की गई कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट में भी कहा गया है कि लोकपाल को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली के तौर पर बनाया गया था, लेकिन लोकपाल का प्रदर्शन संतोषजनक से भी कोसों से दूर है। समिति का यह विचार है कि लोकपाल की स्थापना स्वच्छ और प्रतिक्रियात्मक सुशासन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, इसलिए उसे एक अवरोधक के तौर पर नहीं बल्कि काबिल बनाने के तौर पर काम करना चाहिए। बहुविवाह और हलाला मामले में सुनवाई करेगी नई संविधान पीठ। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उचित कानून में किया जाए। मतलब उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मुस्लिमों में बहुविवाह और निकाह हलाला का संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए उन्होंने वो उचित चरण में नई 5 सदस्य समिति गठित करेगा। 5 सदस्य गठित करेगा संविधान पीठ।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पर्डेवाला की पीठ से अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने इस संबंध में अनुरोध किया था। उपाध्याय ने इस एक मामले में जनहित याचिका दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि बहुविवाह, निकाह हलाल इत्यादि की अनुमति देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 494 को रद्द करने की जरूरत है। पिछले 30 अगस्त को जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एम एस सुंदरेश, जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 सदस्यीय जो संविधान पीठ ने जनहित याचिकाओं पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW व राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM को पक्षकार बनाया था, उनसे जवाब मांगे थे। आगे बात करें, मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति। प्रथा जो है कि प्रथा के तहत मुस्लिम पुरुष को 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, जिसके जबकि निकाह हलाला के तहत अगर कोई मुस्लिम महिला तलाक के बाद पूर्व पति से विवाह करना चाहती है तो उससे पहले किसी और व्यक्ति के साथ विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करना होता है। शीर्ष अदालत ने जुलाई 2018 में उपाध्याय की याचिका पर विचार किया था और उसे संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया था, जो पहले इसी तरह की याचिकाओं से सुनवाई कर रही थी। आगे है, स्मार्ट सिटी के मिशन में 100 में से 68 शहर लक्ष्य के पीछे हैं। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन में 68 शहर का पिछड़ापन 32 शहरों की मेहनत पर पानी फेरता नजर आ रहा है। 68 में से 25 शहर ऐसे जिसकी प्रगति यानी मिशन के तत्व परियोजनाएं पूरी करने का स्कोर बेहद लचर है और अब उनके कारण जून तक लक्ष्य को पूरा हो पाना लगभग असंभव नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन में लगभग 2/3 शहरों में लचर प्रदर्शन का मामला पिछले दिनों शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित संसद की स्तरीय समिति में उठा था। अगर शहरों के प्रदर्शन की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और सतना, राजस्थान में अजमेर, जयपुर, कोटा, उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और जैसे कुछ शहरों ने लक्ष्य से अधिक परियोजनाएं पूरी की है। पंजाब में भी अमृतसर, लुधियाना ने लक्ष्य हासिल कर लिया, लेकिन कई ऐसे हैं जो 10% भी प्रगति नहीं कर पाए हैं। सीईसी के नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर सरकार कर रही विचार। मतलब केंद्र ने राज्यसभा की बात बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों की भागीदारी के फैसले पर सरकार विचार कर रही है और इस पर युक्त कार्रवाई करेगी। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को एक लिखित जवाब में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को अपने फैसले में स्थापित किया है कि संसद के संविधान के अनुच्छेद 342(2) के तहत इसके अनुरूप कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति की सिफारिशों से होगी। चूंकि फिलहाल लोकसभा में कोई विपक्ष के नेता नहीं है, लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में शामिल किया जाएगा। इस पर रिजिजू ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले पर सरकार विचार कर रही है, वियुक्त कार्रवाई करेगी। रिजिजू ने यह स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग स्थायी रूप से एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय संविधान अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित किया गया है। तो पढ़ लेंगे चाहिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। आगे है, सतलज यमुना नहर जो है केंद्र की अहम भूमिका निभाई, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह पंजाब और हरियाणा के बीच जो चल रहे 2 दशक से भी पुराने सतलुज यमुना नहर लिंक जो है समाधान निकालने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए एक मुख्य दर्शक बने रहने के बजाय एक सक्रियता दिखाया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच ये भी कहा है कि वह इस नदी बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए आपस में चर्चा करें। इस वीडियो को कृपया शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आप लोग जो भी हैं शेयर भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे क्या है कि SGPC पर सब कब्जा करना चाहता था अमृतपाल है कौन? तो अगर देखा जाए तो खालिस्तान समर्थक और अलगाववादी भगोड़ा अमृतपाल सिंह सिखों की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबंधन कमेटी पर कब्जा करना चाहता था। इसी कड़ी वो अमृत संचार के नाम पर युवाओं को जोड़ रहा था ताकि भविष्य में क्या होगा कि SGPC चुनाव में वोट बैंक तैयार कर सके। वह SGPC पर कब्जा कर खालिस्तान का मूवमेंट SGPC के जरिए चलाना चाहता था। उल्लेखनीय है कि SGPC सिख धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करती है। पिछले कई वर्षों से इस पर शिरोमणि अकाली दल का कब्जा है। इसी मामले ये मामला चल रहा है, ये जरूरी है ये जानकारी रखना। ये मामला क्या है इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे अगर बात करें हम तो इसको पढ़ सकते हैं, बहुत इसके बारे में बहुत ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसको भी आप कर सकते हैं चाहिए। इसको भी ये भी आपका है कि भारतीय मजबूत जो है स्थिति में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है, इसको आप तैयार करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा ये। सही व्यवस्था जो हमारी सफाई व्यवस्था है उसमें भी बदलाव हो रहा है, इसमें भी आपको डिटेल से पढ़ लेंगे चाहिए इसको। ठीक है, यह है विश्व बैंक के प्रेसिडेंट पद के लिए नामित अजय बंगा भारत दौरे पर है। विश्व बैंक के जो हमारे प्रेसिडेंट पद के लिए अमेरिका के ओर से नामित भारतवंशी जो अजय बंगा 2 दिनों के भारत यात्रा पर है। इस दौरान उनकी मुलाकात PM नरेंद्र मोदी के दौरान उनकी मुलाकात PM मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से होगी। ठीक है, यह है आपका
कि पाकिस्तान जो है खुद आतंकवाद का पोषक, विश्व को उससे सीख लेने की जरूरत नहीं है। मतलब भारत ने गुरुवार को कहा है कि विश्व को पाकिस्तान से लोकतंत्र और मानवाधिकार पर सीख लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद और हिंसा का पोषक रहा है। वहाँ आतंकी फलते फूलते हैं और सड़कों पर कर क्या होता है तो बेखौफ घूमते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र में भारत की ओर से अनेक डॉक्टर पी आर थलदस ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वह भारत में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के बजाय अपने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस ने यह भी कहा कि आतंक व हिंसा के प्रमुख नियातक के रूप में पाकिस्तान का योगदान अद्वितीय है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी 150 से अधिक आतंकवादियों और आतंकी संस्थाओं की सूची में अधिकांश का घर है। क्या पाकिस्तान इस तथ्य से इनकार कर सकता है? ये चीज़ें कहा है, इसको आप देख लेंगे चीज़ें। चलिए, तो हम लोग का आज का टॉपिक क्लियर हो रहा है। कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को शुरू से लास्ट तक यहीं देखेंगे तो आपको इस चीज़ें बहुत सारे टॉपिक आपको छूट जाएगा चीज़ें आपको। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। कृपया इस वीडियो को फिर लास्ट में कहेंगे जिन्होंने भी शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया इस चीज़ को, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।